तो लास्ट क्लास में, ठीक है, हमने कुछ बेसिक बातें पढ़ी थी कैपेसिटर की, ठीक। कुछ बातें मैं आपको याद दिला दूँ। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात हमने ये देखी थी कि जो कैपेसिटर है हमारा, वो क्या करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है। कैसे? एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। थोड़ी देर में ये बहुत ज़्यादा एनर्जी सर्किट में डाल सकता है। ये बिल्कुल हाईलाइट था कैपेसिटर, ठीक, कि भाई समझ में आई बात। एक चीज़ और है, मैंने कहा था कि अब कैपेसिटर कैसा बना है, कैपेसिटर कैसा बना है ये बताने के लिए प्रॉपर्टी होती है कि जिसे हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। दूसरी बात है कि जो कैपेसिटेंस है वो किसी भी तरह के कंडक्टर के लिए डिफाइन करा जा सकता है। समझ में? हो सकता है हम उसका इस्तेमाल एज अ कैपेसिटर करें, हो सकता है उसका इस्तेमाल एज अ कैपेसिटर ना करें। क्या पता बहुत अच्छा कैपेसिटर ना हो, ठीक। लेकिन जो कैपेसिटेंस है वो किसी भी तरह के कंडक्टर के लिए डिफाइन करा जाए, ठीक। कैसे डिफाइन करा जाएगा सुन ले ध्यान से। 1 वोल्ट का पोटेंशियल देने पर जितना चार्ज उस पर आए, या जितने चार्ज का क्या हो, ट्रांसफर। अरे 1 वोल्ट का पोटेंशियल देने पर जितना चार्ज उस पर आए या जितना चार्ज क्या हो, ट्रांसफर हो, उसे हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं, ठीक। किसी भी कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, ठीक। समझ में? तो C इज इक्वल टू लिखा जाता है अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर डिवाइडेड बाई अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस गिवन, डिवाइडेड बाई अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस गिवन, ठीक। समझ में आई बात? आई नहीं आई बात? अब बहुत खास बात क्या थी कि ये ना ही Q पे डिपेंड करता है और ना ही V पर डिपेंड करता है। इसको मेजर करने की यूनिट होती है फैराड, ठीक। फैराड अपने आप में बड़ी यूनिट होती थी, इसलिए जो जनरली जो कैपेसिटर्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में उनको कंडेंसर बोलते हैं, ठीक। समझ में? उनकी जो कैपेसिटेंस होती है वो माइक्रोफैराड में बताई जाती है। जैसे पंखे में जो कैपेसिटर लगा होता है वो 5 माइक्रोफैराड का होता है जनरली। आप देखेंगे पंखों में 5 माइक्रोफैराड के कंडेंसर लगाए जाते हैं, ठीक। समझ में आएगा? ये बहुत बेसिक बात है, ठीक। हमने ये भी समझ लिया था कि जो कैपेसिटेंस है वो ना ही चार्ज पर डिपेंड करता है और ना ही पोटेंशियल पे। ये कंडक्टर की खुद की प्रॉपर्टी है, ये कंडक्टर की खुद की प्रॉपर्टी है जो कि उसके फिजिकल डायमेंशंस पर डिपेंड करता है, ठीक। साथ ही साथ मटेरियल मीडियम कैसा है, साथ ही साथ मटेरियल मीडियम कैसा है, ठीक। समझ में आई बात? अरे आई नहीं आई, ठीक। किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में, किसी पैरेलल प्लेट, भाई पहली मिनट कैपेसिटर याद है कल बताया था, किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में, ठीक। अब ये सिंपल पैरेलल प्लेट हो सकता है, कोई स्फेरिकल कैपेसिटर हो सकता है कि भाई उसके अंदर एक स्फीयर है बाहर एक स्फीयर है। अरे याद है इस तरह के केसेस में हमने देखा था इक्वल एंड अपोजिट चार्ज अगर आ जाए तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती। कर चुके हैं ना? यस सर। अरे केस कर चुके हैं ना? हाँ सर, ठीक। समझ में कि बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, जीरो। मान लो अगर मैं अंदर प्लस क्यू चार्ज दे दूँ और यहाँ कैसा चार्ज दे दूँ, माइनस क्यू, तो किसी आउटसाइड पॉइंट के लिए अंदर वाले स्फीयर की वजह से फील्ड क्या लिखोगे, के क्यू बाई आर स्क्वायर राइट हैंड साइड की तरफ। इसकी वजह से आउटसाइड पॉइंट पे क्या लिखोगे, के क्यू बाई आर स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, कैंसिल हो। किस तरह के भी सिस्टम में बाहर की तरफ कोई फील्ड दिखाई नहीं देगी। मैं स्पेस पे एक बार और एनालिसिस कराऊंगा। कंडक्टर पे स्पेस पे ढंग से एनालिसिस हम कर चुके हैं। अरे यार याद है 3 स्फीयर लिए थे, 4 स्फीयर लिए थे, अर्थिंग करा के देखा था, ठीक। समझ में आपको ये अच्छे से पता है कि भाई अगर बाहर की तरफ अर्थिंग कर दो तो सारा चार्ज क्या हो जाता है, ग्राउंड है ना, पोटेंशियल जीरो। अरे ये बात समझ में आई? ये तो कर चुके हैं, दोबारा से कर लेंगे जब स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़ाऊंगा तो, ठीक। तो इस तरह के केसेस में जहाँ पे 2 प्लेट्स की वजह से आप चार्जेस को स्टोर करते हैं या ट्रांसफर कराते हैं, तो उस केस में Q क्या लिखते हैं, चार्ज ट्रांसफर, और V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, ठीक। या फिर Q बोल देते हैं चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट और V इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। अरे ये बात समझ में आई? फिर हमने देखा था ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आया था, याद है, एप्सिलॉन नॉट A बाई D, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। और अगर मान लिया एक स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर जिसका रेडियस कितना हो, r, जिसका रेडियस कितना हो, r, और इसके बाहर मान लिया वैक्यूम, इसके बाहर मान लिया क्या है, वैक्यूम या फ्री स्पेस है। इसके लिए कैपेसिटेंस क्या लिखते थे,
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। समझ में बात? ये वो चीज़ें जो हमने कल की क्लास में किया है। देखिए ठीक, जब हम ये पढ़ रहे थे सुना ध्यान से, तो हमको ये समझ में आ गया था कि भाई साहब इसमें जो एनर्जी है वो इसके सरफेस से लेके कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी। और अगर बाई चांस मुझे किसी भी तरह का कैपेसिटर बनाना हो तो मुझे क्या करना होगा, इस एनर्जी को मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को एक छोटे से दायरे में क्या करना होगा, समेटना पड़ेगा। जैसे ये वाला केस है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहाँ पे शुरू, यहाँ पे खत्म, यहाँ पे शुरू, यहाँ पे खत्म, यहाँ पे शुरू, यहाँ पे खत्म, यहाँ पे शुरू, यहाँ पे खत्म। ये बातें हम पढ़ चुके हैं। ठीक, समझ में आई बात? किस तरीके से ये सब होता है, या कल कहानी पूरी सुना चुके हैं। ठीक, अब बहुत सिंपल सी बात है कि जो कैपेसिटर का हाईलाइट है वो ये कि वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है। कैसे? शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, थोड़ी देर में ज़्यादा एनर्जी डाल दे। ठीक, समझ में? तो सबसे पहले हम ये निकालना चाहते हैं कि किसी भी कैपेसिटर में एनर्जी कितनी स्टोर होती है। समझ में आई बात? कैसा भी कैपेसिटर हो, हमको निकालना है कि उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है। समझ में आई बात? हेडिंग डालते हैं अपनी कॉपी में, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अरे क्या ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई थी ना कल की क्लास में? ठीक, तो आज की क्लास में अपन बात करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ठीक, बहुत ध्यान से समझेंगे। कोई भी बात जो अगर आपको नहीं समझ में आएगी तो पूछेगा। ठीक, सर में हम बात करने जा रहे हैं एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। ठीक, समझ में? अच्छा, कैपेसिटर किसी भी तरह का हो, शेप एंड साइज कैसा हो, एनर्जी स्टोर जो यहाँ पर आएगी वो हर तरह के डिज़ाइन के लिए क्या रहेगी, वैलिड रहेगी। ठीक, वो हर तरह के डिज़ाइन के लिए क्या रहेगी, वैलिड। अब ये एनर्जी निकालने का बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, समझ में? ठीक, मैं आपको एक कॉमन तरीके से निकाल के दिखाता हूँ। ठीक, एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो मेरे पास एक ऐसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, ऐसे दो प्लेट लगी हुई। ठीक, समझ में? तो मैंने देखा बिल्कुल स्टार्टिंग में t = 0 पर ना इस प्लेट पे कोई चार्ज है ना इस प्लेट पे कोई चार्ज है। ठीक, समझ में? अच्छा, एक बात बताओ, जो कैपेसिटर प्लेट पे चार्ज आता है, ठीक है, समझ में, वो चार्ज कहीं बाहर से आता है या हम उस पर कहीं से चार्ज ट्रांसफ़र करते हैं? उस पर हम चार्ज क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक, समझ में? अब सिंपल सी बात है, मान लें अगर दो प्लेट हैं, एक पर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज है। मान लें इस पर पॉजिटिव है और इस पर नेगेटिव है। ठीक, समझ में? तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ गया, या ये भी बोल सकता हूँ रेफरेंस के लिए कि यहाँ से मैं पॉजिटिव चार्ज थोड़ा 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 तोड़ के लाया हूँगा और इस पर क्या करूँगा, इकट्ठा करूँगा। अरे हाँ कि ना? ठीक, सुनना। तो हुआ क्या, मान लो t = 0 पर यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई चार्ज नहीं है। तुमने क्या करा, यहाँ से एक चार्ज dq तोड़ा और इस पर रखा, dq तोड़ा और इस पर रखा। हाँ कि ना? चार्ज धीरे धीरे तोड़ के क्या कर रहे थे, इकट्ठा करते। चार्ज धीरे धीरे तोड़ के क्या कर रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे। मान लो इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है, c। इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है, c। अरे खुद से सुन लो, कैपेसिटेंस जो है किसकी प्रॉपर्टी है, कंडक्टर, उस पर चार्ज हो ना। अरे जैसे रेजिस्टेंस है, मान लिया वायर में करंट बहे या ना बहे, वायर का रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होगा है ना, 5 ओम 10 ओम 50 ओम। ऐसे कोई कैपेसिटर है, कंडेंसर है, ठीक, समझ में? उसमें चार्ज हो या ना हो उसका कैपेसिटेंस तो होगा ही, उसकी प्रॉपर्टी तो होगी कैपेसिटेंस। तो मान लो इसका कैपेसिटेंस कितना है, c। मान लो कैपेसिटेंस कितना है, c। तुमने क्या करा, यहाँ से चार्ज तोड़ तोड़ के dq 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 करते 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 इकट्ठा करना शुरू किया। तो सोचो, मान लिया अगर यहाँ से प्लस dq चार्ज लाओ सबसे पहले, तो इस पर कितना है, प्लस dq, और इस पर कितना है, माइनस dq। समझ में? फिर सोचो ध्यान से, जब तुम सोचो चार्ज नहीं है तो इसका मतलब पोटेंशियल कितना है, 0। तुमने जैसे ही dq चार्ज ट्रांसफर करा तो क्या एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई। अरे क्योंकि एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गया, दूसरी तरफ नेगेटिव। तो
सोचो जब तुम अगला dq ट्रांसफर करोगे तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट ट्रांसफर करोगे? अरे समझ में आ रही बात कि भाई ये प्लेट थे हमारे, स्टार्टिंग में कोई चार्ज नहीं था, dq ट्रांसफर हो गया, लेकिन जो अगला dq ट्रांसफर होगा, ठीक है, दोनों गधों को 2 थप्पड़ मारूंगा, लेट जाओगे। ठीक, तुम जानते हो तुम्हारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि तुम्हें 2 मिनट नहीं लगता है ये बोलने में कि तुम्हें समझ में नहीं आती। ठीक, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि तुम सुनते ही नहीं हो। ठीक, 2 थप्पड़ सीधा लेट जाओगे जमीन पे, यहाँ बैठा हुआ तो तुम दोनों। हाँ भी सुन, तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई यहाँ। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सेटअप होगी, जैसे ही यहाँ पर क्या सेटअप होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी, तो तुम dq चार्ज को कैसे लाए? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, तो वर्क करो और जितना काम करोगे उतनी ही एनर्जी क्या हो जाएगी? स्टोर हो जाएगी। हाँ कि ना? अच्छा मुझे बताओ, समय के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी, बदलती रहेगी? अरे बदलती रहेगी भाई, धीरे धीरे चार्ज प्लेट पर बढ़ता जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी धीरे धीरे क्या होती जाएगी? स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। ठीक, तुमने देखा भाई साहब किसी भी टाइम t पे एक प्लेट पे प्लस q चार्ज आ गया था, दूसरे प्लेट पे माइनस q चार्ज आ गया था। अच्छा चार्ज कहाँ आएगा? बाहर की तरफ, अंदर की तरफ? अरे अंदर की तरफ। चार्ज कहाँ आएगा? अंदर की तरफ। चार्ज कहाँ आएगा? अंदर की तरफ। ठीक, तो ये अंदर की तरफ धीरे 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 चार्जेस आने शुरू हो गए। ठीक, समझ में? और एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। ठीक, इस डायरेक्शन में। हाँ कि ना? फिर मान लेते हैं फाइनल कंडीशन में जब तुमने ये काम बंद करा, ठीक, तो अब मान लिया फाइनल कंडीशन इस पर कैपिटल Q चार्ज आ गया था, इस पर माइनस Q चार्ज आ गया था और बढ़िया मस्त इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से इसमें सेटअप हो गई। ठीक, ये बात समझ में आई? एक तरफ कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज, और दूसरी तरफ कैसा चार्ज है? कहाँ की तरफ? अंदर की तरफ, बाहर की तरफ? अंदर। कहाँ की तरफ? अंदर। ठीक, समझ में? अब सिंपल सी बात है भाई साहब, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ई सेटअप हो गई है, ठीक है, तो पक्की बात है आपको समझ में आ रहा होगा, ये हिस्सा हायर पोटेंशियल पे होगा और ये हिस्सा लोअर पोटेंशियल। मान लेते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो कितना आ गया? V। कितना आ गया? V। ठीक, समझ में? ठीक, कोई दिक्कत? कितना आ गया? V। फाइनल कंडीशन में कितना आ गया? V। ठीक, समझ में आएगा? और चार्ज कितना है? Q। चार्ज कितना है? Q। ठीक, अच्छा सोचो ध्यान से, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी क्या V भी बदलता रहेगा? अरे क्या V भी बदलता रहेगा? ठीक, समझ ना? किसी भी टाइम t पर मान लो पोटेंशियल है स्मॉल, पोटेंशियल है कितना? स्मॉल, तो स्मॉल भी क्या लिखूंगा? Q बाई में कितना? C। अरे Q बाई में कितना? C। तो लॉजिकली याद है C इज इक्वल टू होता है Q बाई V। तो किसी भी टाइम t पर अगर मान लिया चार्ज हो कितना? Q, चार्ज हो कितना? Q, और इसका कैपेसिटेंस कितना है? C, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? Q कितना आएगा? Q। ठीक, तो पक्की बात है, यहाँ का पोटेंशियल मान लेता हूँ कितना है? Q बाई C, और यहाँ का कितना है? 0। क्या यही पोटेंशियल डिफरेंस है? अरे क्या यही पोटेंशियल डिफरेंस है? हाँ कि ना? ठीक, तो चलो मुझे बताओ, मान लो मैं dq चार्ज को, कितने चार्ज को? dq चार्ज को Q बाई C का पोटेंशियल डिफरेंस देके मूव कराऊं। कितने का पोटेंशियल डिफरेंस देके मूव कराऊं? Q बाई C का पोटेंशियल डिफरेंस देकर मूव कराऊं। ठीक, कितने का पोटेंशियल देकर? Q बाई C का पोटेंशियल डिफरेंस देकर मूव कराऊं। ठीक, समझ में आया? मूव कराऊं तो इस प्रोसेस में कितना काम? अरे Q बाई C मल्टीप्लाइड बाई dq। अरे कितना काम होता है? चार्ज इनटू में पोटेंशियल डिफरेंस। अगर तुमने dq चार्ज मूव कराने के लिए Q बाई C का पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, तो इस प्रोसेस में जो छोटा सा वर्क डन dw होगा, जो छोटा सा वर्क डन क्या होगा? dw। कितना लिखा जाएगा?
चार्ज यानी कि dq मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस यानी q बन गया। टोटल वर्क निकालना हो तो क्या कर दो, इंटीग्रेट। क्या कर दो, इंटीग्रेट। कहाँ से कहाँ? स्टार्टिंग में चार्ज था 0, अब हो गया कितना, कैपिटल Q। अब हो गया कितना, कैपिटल Q। अरे बात समझ में, अब हो गया कितना, कैपिटल Q। तो कितनी एनर्जी है, हाफ Q स्क्वायर बाई में कितना। क्या ये समझ में है, कैसे निकाला? अरे क्या ये समझ में आया? एक बार छाप। छाप ले आइए। अरे छापा नहीं छापा, ठीक छाप। ठीक छाप लिया। हाँ बताएं, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेंगे किसी भी प्रकार से, कोई भी ठीक। समझ में नहीं आया? अरे आया नहीं आया, चलो मिटा देखो ध्यान से बोर्ड पे। तो हमने क्या देखा कि मान लो मेरे पास एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस कितना है, C। स्टार्टिंग में दोनों प्लेट पे चार्ज कितना था, 0। तुमने जो है एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे चार्ज क्या कराया, मूव कराया, और फाइनल कंडीशन में कैपेसिटेंस है कितना, C। कैपेसिटेंस कितना, C। ठीक, समझ में आई बात? ठीक, एक पे चार्ज आ गया बड़ा Q और एक पे चार्ज आ गया माइनस छोटा। और ये मूव कराने के लिए चार्जेस तुम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट आए होगे, इसकी वजह से इसके अंदर कितनी एनर्जी क्या हो गई, स्टोर। उतनी एनर्जी स्टोर होगी जितना तुम काम करोगे, जितना तुम काम करोगे। अरे हाँ के ना, हाँ सर, क्लियर है? ठीक समझ। अच्छा ये जो DW मैंने लिखा है, ठीक है समझ में, ये मैंने DW लिखा है, ठीक समझ में। चार्ज मल्टीप्लाइड बाई क्या लिखा है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस ये किसका वर्क है, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क है, एक्सटर्नल एजेंट। किसका वर्क है, समझ में आई बात? इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क किससे के आगे कैसे लगाना पड़ेगा, माइनस। समझ में भी आ रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जा रहा है पॉजिटिव चार्ज, मतलब किया गया काम नेगेटिव। वो मैकेनिक्स के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स याद रखें, वो पूरी तरह से अप्लाई होंगे। ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गई। तो एक बात बताओ, इस प्रोसेस के अंदर जो इसके अंदर वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट है, या फिर जो भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई हमने कितनी निकाली है, हाफ Q अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, C। अच्छा गारंटीड है कि भाई कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस भी आ गया होगा, क्या गया होगा भी। तो क्या Q इज इक्वल्स टू होता है C, Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, C। तो Q की जगह अगर मैं C भी रखूं, अरे Q की जगह क्या रख दूं, C तो क्या तब भी फॉर्मूला आ जाएगा। अरे Q की जगह C भी रखा तो ये C स्क्वायर V स्क्वायर बाई में C, एक C मर जाएगा तो क्या आ जाएगा, हाफ C
CV²। आगे ना, यानी कि सोचो अगर बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्ट दिया हो, सॉरी कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्ट दिया हो, तो आप सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। समझ में आया? अरे आया नहीं आया? ठीक, हाफ Q²/C या फिर हाफ CV²। ठीक, समझ में आया? अरे आया नहीं आया? ठीक, समझ में आया? या फिर बहुत ध्यान से देखो, इधर देखो ध्यान से, क्या C = Q/V? अरे क्या C = Q/V? ठीक, तो C की जगह तुम Q/V रखोगे तो V ऊपर a क्यूब से क्या कर देगा, मार देगा, यानी कि क्या, हाफ Q अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। ये भी एक फॉर्मूला समझ में आएगा? किसी भी फॉर्म में आप इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अरे समझ में आया? अरे आया नहीं आया? ठीक, अच्छा एक चीज बहुत लॉजिकली बताना, सोच करके, ये जो मैं चार्ज मूव करा रहा हूँ कि मैंने ये चार्ज एक थोड़ा यहाँ रखा, एक थोड़ा यहाँ रखा, ये चार्ज सही में तोड़ के रखा गया होगा या फिर किसी और तरीके से मूव हुआ? किसी और तरीके से मूव हुआ। किस तरीके से? गुड, क्या लगाई होगी? बैटरी। अरे भाई बैटरी ही काम करती है असली सर्किट में, जिसकी वजह से एनर्जी का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। यानी असल में जो मैं चार्ज ऐसे मूव करा रहा हूँ ना, वो असल में कैसे मूव कर रहा होगा, हमने क्या करी होगी, बैटरी लगाई होगी, और इस बैटरी में चार्ज एक प्लेट से निकाल के कहाँ रखा, दूसरे प्लेट पर रखा, बैटरी की वजह से। ठीक, समझ में आई बात? अभी ये नहीं बनाएंगे, ठीक है, समझ में आई बात? ये थोड़ा रुक के बनाएंगे, लेकिन आप अपने दिमाग में बता लें कि जो चीज़ अभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि चार्ज तोड़ के रखा गया है, ये हुआ कैसे होगा असल में, विद हेल्प ऑफ अ बैटरी, विद हेल्प ऑफ अ बैटरी। तो हम देखेंगे जब कैपेसिटर को असली सर्किट में जोड़ते हैं तो क्या होता है। ठीक, लेकिन इससे पहले हम कैपेसिटर को एक असली सर्किट में जोड़ें, कुछ और छोटी छोटी बातें देखते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? अरे क्या इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अब बहुत ध्यान से देखो, ये तीनों फॉर्मूले ध्यान से देखो। ठीक, अच्छा ये जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी है, ठीक, ये किस फॉर्म में स्टोर हो रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। याद है जब भी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात होती है, ठीक है, समझ में आई बात? तो मुझे बताओ, जो अब इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो रही है, हाँ कि ना? हाँ कि ना? अरे बात क्लियर है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो रही है, तो क्या कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम भी होगा? अरे हाँ कि ना? और इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम किससे बताया जाता है? किससे बताया जाता है? गुड, किससे बताया जाता है? प्रेशर। कौन सा प्रेशर? इलेक्ट्रिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर? तो क्या जो हमने इलेक्ट्रिक प्रेशर और सरफेस एनर्जी वगैरह पढ़ा था, क्या वो सारा कंसेप्ट यहाँ पे लग सकता है? ठीक, इलेक्ट्रिक प्रेशर का है जनरल फॉर्मूला हमने देखा था, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्या मैं उस फॉर्मूले से भी यही चीज़ निकाल सकता हूँ? ठीक है, चलो निकाल के देख लेते हैं। ठीक, मैंने क्या करा, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाया जिस पर चार्ज कितना आ चुका है, प्लस Q माइनस, और एक बढ़िया जोरदार इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सेटअप हो गई। ये दूरी मान लो कितनी है? ठीक है, ये दूरी मान लो कितनी है? इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ध्यान से सुनना, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम कितना है? अरे इसमें बताओ, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम कितना है? अरे हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। बात नहीं करें फिर जाओगे लिखो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। हाँ के ना? वेयर ई इज इलेक्ट्रिक, वेयर ई इज इलेक्ट्रिक, कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड? अंदर वाली, बाहर वाली? नेट। ठीक, ई कौन सी? नेट इलेक्ट्रिक। हाँ के ना? अरे हाँ के ना? हाँ सर। अब सुनना ध्यान से। ठीक, अगर मुझे टोटल एनर्जी निकालनी हो तो क्या डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिखो?
अरे क्या लिख दूंगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो ये क्या हो गया देखो, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक समझ में, ठीक समझ में, ठीक। अच्छा वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू में डिस्टेंस, इनटू में डिस्टेंस। तो मान लिया ये कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं, ठीक, तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाई ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अरे हाँ कि ना, अरे यही वॉल्यूम हुआ ना कैपेसिटर का, ठीक। तो मल्टीप्लाइड बाई कितना वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी एरिया ऑफ प्लेट, मल्टीप्लाइड बाई कितना, मल्टीप्लाइड बाई कितना, अरे हाँ कि ना, कोई दिक्कत, किसी तरह की कोई समझ, अरे यही हुआ ना, यही हुआ ना, ठीक, कोई दिक्कत। अच्छा सुनना, ऊपर नीचे डी से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई समस्या है, अरे ऊपर नीचे डी से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई समस्या, तो ऊपर नीचे डी से मल्टीप्लाई किया तो क्या ये ऐसे हो गया, अरे हाँ के ना, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, क्या देखा देखा सच में क्या होता है, सी, क्या होता है, सी, गुड। तो ये हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी की जगह क्या रख दिया, सी, ई इंटू डी, क्या ई बी स्क्वायर, अरे हाँ के ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में डिस्टेंस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, क्या होता है, तो क्या दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ईडी है, यस सर, अरे दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ईडी है ना। अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है कितना, ई इंटू में डी, ई इंटू में डी, क्यों, क्योंकि फुल चार्ज होने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, कांस्टेंट। समझ में आया, तो क्या ये वापस से हाफ सी वी स्क्वायर आ गया, मतलब जो भी हमने पहले पढ़ा था वो वाकई में इस्तेमाल हो रहा है, समझ में आई बात। वो जो दूर तक बिखरी हुई इलेक्ट्रिक फील्ड थी अब इस छोटे से एरिया में क्या हो गई, सिमट हो गई, अब इस छोटे से एरिया में क्या हो गई। अच्छा लॉजिकली मुझे बताना ध्यान से, एक कैपेसिटर को मैं फुल चार्ज कर दूं, एक कैपेसिटर को क्या कर दूं मैं, फुल चार्ज कर दूं, ठीक, समझ में आई बात, समझ में आई, ठीक। अच्छा, और उन फुल चार्ज करने के बाद, फुल चार्ज करने के बाद प्लेट्स की दूरी बढ़ा दूं, फुल चार्ज करने के बाद क्या कर दूं, प्लेट्स की दूरी बढ़ा दूं, एनर्जी उतनी ही रहेगी, कम हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, सोच के बताना। ये प्लेट था फुल चार्ज हो चुका है इलेक्ट्रिक की वजह से, अब दूरी मैंने बढ़ा दी, एनर्जी की कम ज़्यादा उतनी उतनी अब बिल्कुल लॉजिकली थोड़ा सा बात करते हैं और फील करता हूँ। एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी तरफ कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। यार एक तरफ पॉजिटिव चार्ज था, दूसरी तरफ कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, दूसरी तरफ कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, ठीक, समझ में आई बात। तो बिल्कुल लॉजिकली फील करो, क्या तुम जब नेगेटिव प्लेट को दूर करोगे तो क्या ये फील्ड इसको खींचेगी अपोजिट डायरेक्शन में। अब यार इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है, जब तुम प्लेट को ऐसे खींच रहे हो तो क्या फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, क्या तुम इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो एनर्जी बढ़नी चाहिए घटनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, एनर्जी क्या होनी चाहिए, बढ़नी, अरे हाँ कि ना, हाँ कि ना। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी के तीन फॉर्मूले थे, हाफ सी वी स्क्वायर, दूसरा फॉर्मूला क्या था, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, तीसरा फॉर्मूला क्या था, हाफ क्यू, हाफ क्यू। बहुत लॉजिकली सोचो, सुनना ध्यान से, कौन सा फॉर्मूला किस कंडीशन में लगाना है। देखो भाई, अगर कैपेसिटर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, अगर प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, ठीक, समझ में। अगर प्लेट्स के बीच में चार्ज कांस्टेंट है, प्लेट्स के बीच में क्या कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है, तो कौन सा फॉर्मूला होगा, दूसरा वाला, ठीक। अब लॉजिकली फील करना, जब तुमने इसको बढ़ाया तो चार्ज तो उतना ही रहा, चार्ज तो उतना ही रहा, हाँ कि ना, हाँ कि ना, ठीक।
कैपेसिटेंस बढ़ा कि घटा? अरे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। डी बढ़ाए होगे तो कैपेसिटेंस घटा होगा, डी बढ़ाया होगा तो कैपेसिटेंस घटा होगा। जब सी घटेगा तो क्या एनर्जी स्टोर बढ़ जाएगी? अरे हाँ के ना, अरे हाँ के ना। ठीक, या तो ऐसे महसूस कर लो या थोड़ा कॉमन सेंस लगा लो। बहुत सिंपल है ना, प्लेट को मूव करा रहा हूँ, एक पे पॉजिटिव चार्ज दूसरे पे, एक प्लेट दूसरे प्लेट को क्या करेगी? खींचेगी। एक प्लेट दूसरी प्लेट को क्या करेगी? खींचेगी। तो जब वो खींचेगी, जब वो क्या करेगी? खींचेगी, तो क्या वर्क करना पड़ेगा? अरे क्या करना पड़ेगा? वर्क करने की वजह से एनर्जी क्या होगी? स्टोर होगी कैपेसिटर में, एनर्जी कैपेसिटर की बढ़ेगी। समझ में आई बात? यानी अगर चार्ज कांस्टेंट रख के प्लेट्स की दूरी को बढ़ा दो तो एनर्जी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक रोहित, जानते हो तुमसे दिक्कत है, तुमने फील करा कि भाई साहब इसको दूर ले गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो बढ़ी घटी नहीं, आपको ये महसूस हो रहा है ना? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ी या घटी नहीं, है ना? जबकि रियलिटी ये कि जब तुम इसको मूव करोगे तो वर्क करोगे। समझ में आई बात? अरे आई नहीं आई, कोई दिक्कत किसी प्रकार की कोई? ठीक, इस केस में एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक, तो चार्ज को कांस्टेंट रख के दूरी बढ़ा दो। ठीक, चार्ज को कांस्टेंट रख के क्या कर दो? दूरी बढ़ा दो। ठीक, एनर्जी कैपेसिटर की क्या हो जाएगी? चेंज। क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस में तुम काम करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम करोगे, इसलिए उसके अंदर एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। अबे यार समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, हाँ क्या कह रहे हैं? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट हाफ, हाँ ठीक है, ठीक है, फॉर्मूला था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। चार्ज बढ़ा घटा नहीं, ठीक है, चार्ज बढ़ा घटा नहीं मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कांस्टेंट। ठीक, समझ में? अबे जो छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ कंसेप्चुअली नोट करते रहो, ठीक है, तुम फंस जाओगे। ठीक, ध्यान सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से थ्योरेटिकल वे में। एक कैपेसिटर है, एक पे चार्ज प्लस क्यू, दूसरे पे चार्ज माइनस क्यू। ठीक, समझ में? एक पे चार्ज प्लस क्यू, दूसरे पे चार्ज कितना? माइनस क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सेटअप हो गई। समझ में आई बात? अगर तुम प्लेट्स के बीच की दूरी बढ़ाओ, अगर तुम प्लेट्स के बीच की दूरी बढ़ाओ तो एनर्जी क्या होती है? बढ़ती है। चार्ज पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं, चार्ज पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं। ठीक, लेकिन जो एनर्जी डेंसिटी है वो क्या रहेगी? सेम की अलग? सेम। सेम एनर्जी डेंसिटी क्या रहेगी? सेम। क्यों? क्योंकि एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। चार्ज बढ़ेगा या घटेगा नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगी या घटेगी नहीं, है ना? और एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो एनर्जी डेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चाहो तो लिख लो, अगर मैं चार्ज को कांस्टेंट रख के प्लेट्स के बीच की दूरी बढ़ा दूं तो कैपेसिटर की एनर्जी बढ़ जाती है, लेकिन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम कैपेसिटर पर चार्ज कांस्टेंट रख के, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ठीक है, समझ में? रोहित क्या कंसेप्चुअल मिस्टेक हुई थी? ठीक, समझ में आया? ठीक, अगर मैं चार्ज कांस्टेंट रखकर, अगर मैं चार्ज कांस्टेंट रखकर एनर्जी प्लेट के बीच की दूरी बढ़ा दूं, प्लेट के बीच की दूरी बढ़ा दूं तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर बढ़ जाता है, लेकिन एनर्जी डेंसिटी उतनी ही रहती है। समझ में आई बात? नहीं आई? आगे नहीं आई? ठीक है, छोटी छोटी बातों में पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए आपको। ठीक है, आप अगर किसी भी पॉइंट पे मिस करेंगे तो फंस जाएंगे। अरे समझ में आया ये? आगे बढ़ जाऊं? अरे क्या एनर्जी डेंसिटी वाली बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, इसीलिए ये बात बताइए, आप थ्योरेटिकल सवालों में ना सुना दो। ठीक, समझ में आई बात? अच्छा सोचो, दूरी बढ़ा रहा हूँ तो एनर्जी बढ़ रही है, दूरी घटाऊंगा तो एनर्जी घटेगी, एनर्जी डेंसिटी सेम रहेगी। अरे एनर्जी डेंसिटी सेम रहेगी। प्लेट के बीच की दूरी याद रखो, चार्ज कांस्टेंट रख के, ये बात का वैलिड है, चार्ज कांस्टेंट रख के।
अगर आप चार्ज कांस्टेंट रख के प्लेट्स के बीच की दूरी बढ़ाते हैं तो एनर्जी बढ़ती है, घटाते हैं तो एनर्जी घटती है। समझ में आई बात? लेकिन एनर्जी डेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एनर्जी डेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि एनर्जी डेंसिटी किस पर डिपेंड करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड पे। और इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड करता है? चार्ज पे। चार्ज बढ़ या घट नहीं रहा है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बदलेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बदलेगी तो एनर्जी डेंसिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, उसको याद रखेंगे बहुत अच्छे से। ठीक, समझ में? जितने भी एडवांस में असोसिएशन रीजन वाले सवाल आते हैं, ठीक है, उनमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अरे क्या ये बात समझ में आई? क्या आगे बढ़ते हैं? अब यार देखो ध्यान से, मुझे बात समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई? सुनना ध्यान से। मुझे बात समझ में आ गई कि यहाँ पर जो चार्ज बार सब मूव करा रहा हूँ वो अपने आप नहीं मूव कर रहा होगा। हमने क्या लगाई होगी? बैटरी। हमने क्या लगाई होगी? थोड़ी सी बात बैटरी के बारे में कर लेते हैं, ठीक है, समझ में, जिससे आपको समझने में आसानी। ये बैटरी का सिंबल ऐसा होता है, हाँ कि ना? ठीक, समझ में? ठीक, ये वाला हिस्सा हायर पोटेंशियल पे, ये वाला हिस्सा लोअर। एक बैटरी ऐसी है तो इसका मतलब ये है कि इस, मान लो मैं बोल दूँ V वोल्ट की बैटरी, कितने वोल्ट की? V। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ का पोटेंशियल हो गया V और यहाँ का पोटेंशियल हो गया 0। अरे हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? ठीक, जैसे बोल दूँ कि इस बैटरी का पोटेंशियल 2 वोल्ट, कितना है? 2 वोल्ट। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ का पोटेंशियल हो गया 0 और यहाँ का पोटेंशियल हो गया कितना? 2 वोल्ट। ठीक, समझ में? अच्छा, अगर मैं बोल दूँ यहाँ का पोटेंशियल 4 है तो यहाँ का कितना लिखना पड़ेगा? 6। कितना लिखना होगा? 6। समझ में? तुम यहाँ का पोटेंशियल कुछ भी मान सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस के हिसाब से यहाँ का पोटेंशियल अपने आप बदल जाएगा। समझ में? अच्छा, बैटरी का काम चार्ज देना है कि पोटेंशियल देना? पोटेंशियल देना। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक, यानी कि अगर मान लिया कैपेसिटर के प्लेट पर, किसकी प्लेट पे? कैपेसिटर की प्लेट पर बैटरी की वजह से कोई चार्ज आ भी रहा है, मान लिया यहाँ प्लस क्यू आ गया, यहाँ कितना आ गया? माइनस क्यू। तो ये चार्ज बैटरी ने नहीं किया है, ये चार्ज बैटरी ने नहीं, बस बैटरी ने क्या किया? चार्ज मूव करा। बैटरी ने क्या करा? चार्ज मूव करा। समझ में आई बात? ठीक है, समझ में? बस इस यही काम था बैटरी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। अरे ये बात समझ में आई? ठीक, जैसे मान लो सोचो यहाँ पे आ गया 10 कूलम का चार्ज, यहाँ पे आ गया कितना? -10 का चार्ज। यहाँ पे -10 का चार्ज है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ से +10 कूलम का चार्ज इस बैटरी के थ्रू घूमते हुए कहाँ पहुँचा है? यहाँ पहुँचा है। ये बात समझ में आई? ठीक, क्लियर है ना? यानी कि सोचो, मैं कह सकता हूँ कि जब बैटरी आप सर्किट में लगाते हैं तो एक डंडे से चार्ज एंटर करता है और दूसरे डंडे से चार्ज बाहर निकलता है। समझ में? बैटरी खुद से चार्ज नहीं देती, बल्कि बैटरी क्या करती है? सर्किट में मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बस क्या करती है? मूव करा देती है विद हेल्प ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। वो कैसे ये काम कर पाती है, ये आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अरे यार, बैटरी में जो भी केमिकल रिएक्शंस वगैरह होती हैं, क्या होता है, कैसे होता है, ये सब आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। वो फिर उसका पार्ट नहीं, हमको तो बस इससे मतलब है भाई बैटरी लगाई और अब ये क्या करेगा? चार्ज को मूव करा देगा। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या आगे बढ़ जाए यहाँ से? अरे क्या आगे बढ़ जाए? चलो अभी इधर देखो। ठीक, अब मान लो, इमेजिन करो, ये बैटरी है 2 वोल्ट, कितने वोल्ट की? 2 वोल्ट। ठीक, समझ में? ठीक, और 5 कूलम का चार्ज यहाँ से घुसा और यहाँ से निकला। ठीक, समझ में? तो 2 वोल्ट की बैटरी, मतलब अगर मैंने यहाँ पे पोटेंशियल 0 माना है तो यहाँ पे कितना मान लूंगा? ठीक, समझ में आएगा? तो इस चार्ज की एनर्जी, इस चार्ज की एनर्जी 5 कूलम के चार्ज की यहाँ पर एनर्जी कितनी लिखो? अंशुल 5 कूलम के चार्ज की इस जगह एनर्जी कितनी लिखो? हाँ, कितनी? 0। अरे भाई चार्ज कितना है? 5, पोटेंशियल कितना है? 0। तो 5 कूलम के चार्ज की यहाँ पर एनर्जी कितनी हो गई?
0। कितनी हो गई? 0। ठीक, समझ में? अच्छा, 5 कूलम का चार्ज जब यहाँ पहुँचा तो एनर्जी कितनी हो गई? 10। कितनी हो गई? 10। यहाँ पे 0 जूल, यहाँ पे 10। ठीक, समझ में? एनर्जी बढ़ी की घटी? एनर्जी की बढ़ी। एनर्जी क्या बढ़ी? किसमें बढ़ाई? अरे किसने बढ़ाई? बैटरी ने बढ़ाई। किसने बढ़ाई? बैटरी ने। तो सोचो ध्यान से, यहाँ पर बैटरी एनर्जी दे रही है, यहाँ पर बैटरी एनर्जी मतलब कौन काम कर रहा है? बैटरी काम। कौन काम कर रहा है? तो लॉजिकली हमेशा याद रखना, जब भी चार्ज बड़े डंडे से निकले और छोटे डंडे से घुसे, चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज, चार्ज यानी कौन सा? पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, जिधर पॉजिटिव चार्ज आता है क्या उधर ही करंट जाती है? तो यानी कि अगर सर्किट को देख के आपको समझ में आए कि करंट बड़े डंडे से निकल रही है और छोटे डंडे से घुस रही है, इसका मतलब बैटरी एनर्जी दे रही है, यानी बैटरी डिस्चार्ज, यानी बैटरी क्या हो रही है? अरे हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? क्लियर है ना? क्लियर है ना? इसका मतलब बैटरी क्या हो रही है? डिस्चार्ज। यानी बैटरी के बड़े डंडे से पॉजिटिव चार्ज निकले। कहाँ से निकले? बड़े डंडे से पॉजिटिव चार्ज निकले, तो इसका मतलब है कि सर्किट में बैटरी खुद से चार्ज दे रही है, यानी कि वर्क कौन कर रहा है? बैटरी। इस केस में बैटरी की क्या होगा? अब ये आगे सर्किट लगा होगा, चार्ज ऐसे मूव कर रहा होगा सर्किट में, सर्किट नहीं बना है। अबे मतलब बैटरी चार्ज को क्या दे रही है? एनर्जी। अभी ठीक है, बैटरी चार्ज मूव कर, तो जब भी कभी आपको सर्किट देख के लगे कि चार्ज कहाँ से निकल रहा है? बड़े डंडे से। चार्ज कहाँ से निकल रहा है? बड़े डंडे से। चार्ज मतलब कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। समझे? पॉजिटिव चार्ज बड़े डंडे से निकलता हुआ दिखे, इसका मतलब ये है कि बैटरी क्या कर रहा होगा? चार्ज को एनर्जी दे रहा होगा। इस केस में वर्क डन बाय बैटरी पॉजिटिव, इस केस में वर्क डन बाय बैटरी पॉजिटिव। बैटरी डिस्चार्ज होगी और सर्किट में एनर्जी डालेगी। अरे ये बात समझ में आई? इस केस में वर्क डन बाय बैटरी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, यानी बैटरी खुद से एनर्जी सर्किट में डाल रही है। ठीक, समझ में आया? ठीक, अब इस बैटरी से तुम जो कुछ भी जोड़ोगे उसको एनर्जी क्या होगी? मिलने लगेगी। रेजिस्टेंस जोड़ा है तो रेजिस्टेंस काम करने लगेगा, पंखा जोड़ दिया तो पंखा चलने लगा, कैपेसिटर जोड़ दिया तो कैपेसिटर चार्ज होने लगा। अरे हाँ कि ना? हाँ सर। ठीक, इस केस में तुम सर्किट से कुछ, बैटरी से कुछ भी जोड़ दोगे तो उसको बैटरी क्या करेगा? एनर्जी देगा। अरे बात समझ में आई? अरे हाँ कि ना? चलो, लेकिन मान लिया उल्टा। ठीक, अरे जैसे क्या होता है जब इन्वर्टर चार्ज हो रहा है, जब इन्वर्टर क्या होता है? चार्ज। अच्छा, इन्वर्टर चार्ज होता है, इन्वर्टर की बैटरी चार्ज होती है? बैटरी। ठीक, समझ में? ठीक, तो बैटरी सर्किट में एनर्जी दे भी सकती है और सर्किट से एनर्जी ले भी सकती है। ठीक, समझ में? तो क्या ऐसे होगा? अरे मान लो मैं कह दूँ 2 वोल्ट की बैटरी है पिछली बार की तरह, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना? यहाँ का पोटेंशियल कितना? 2। ठीक, समझ में? अब मान लो 2 कूलम का चार्ज है, चलो पिछली बार की तरह 5 कूलम का चार्ज है, तो यहाँ पर एनर्जी कितनी रही होगी? 10 जूल। और यहाँ पे कितनी रही होगी? 0 जूल। तो पहले एनर्जी कितनी थी? 10, बाद में कितनी हो गई? 0। चार्ज की एनर्जी क्या हुई? घटी गई। अगर चार्ज की एनर्जी घटी तो किसे मिली होगी? बैटरी। तो देखो, 2 बातें यहाँ पे क्लियर हो रही हैं कि जब चार्ज चलता है तो वो एनर्जी का क्या करता है? ट्रांसफर। ऐसा हो सकता है कि चार्ज बैटरी से एनर्जी ले करके सर्किट में दौड़ दौड़ के क्या करे? काम करे। और ऐसा हो सकता है कि चार्ज अपनी एनर्जी किसको दे दे? बैटरी को दे दे, और बैटरी को क्या कर दे? चार्ज। समझ में? दोनों में से कोई भी बातें हो सकती हैं। तो इस केस में सोचो, घट रही है चार्ज की एनर्जी, क्या हो रही है? घट रही है। यानी अगर पॉजिटिव चार्ज यानी करंट, पॉजिटिव चार्ज यानी करंट बड़े डंडे से घुसे और छोटे डंडे से निकले, बड़े डंडे से घुसे और छोटे डंडे से निकले, तो क्या होगा? जल्दी बताओ। इस केस में बैटरी चार्ज होगी, वर्क डन बाय बैटरी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। वर्क डन बाय बैटरी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अरे भाई वो चार्ज हो रही है ना, तो इस केस में बैटरी काम ही नहीं कर रही, तो वर्क डन बाय बैटरी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ठीक, समझ में? यानी इस केस में जो बैटरी है वो क्या हो रही होगी? चार्ज। अरे ये बात समझ में आ गई?
ठीक, समझ में आया, क्योंकि अब हम कैपेसिटर को एक बैटरी से कनेक्ट करने वाले हैं। ठीक, समझ में आया? अरे आया नहीं आया, कोई दिक्कत किसी तरह की कोई, क्लियर हुआ? ठीक, अरे ये बात तो समझ में आई ना? ठीक, यानी कि अब सीधा सीधा समझ लो इस बात को कि जब भी कभी करंट बड़े डंडे से निकले और छोटे डंडे में घुसे, करंट यानी पॉजिटिव चार्ज, ठीक, तो बैटरी चार्ज होती है, वर्क डन बाय बैटरी पॉजिटिव साइन से लिखा जाता है। अगर करंट बड़े डंडे से एंटर हो और छोटे डंडे से बाहर निकले, बड़े डंडे से एंटर हो और छोटे डंडे से बाहर निकले, तो इस केस में वर्क डन बाय बैटरी नेगेटिव और बैटरी क्या होगी? चार्ज। समझ में आया? विजय सही से बैठ जाओ, 2 घंटा लगा दूंगा नहीं को। ठीक, समझ में आया? अरे आया नहीं आया, कोई दिक्कत किसी तरह की कोई, आगे बढ़ जाएं। चलो ठीक, सारी छोटी छोटी बातें लिख लो। तो यार एक बात ये समझ में आ गई कि जो भी चार्ज वार्ज ट्रांसफर करा होगा वो सब किससे ट्रांसफर करा होगा? बैटरी से। किससे ट्रांसफर करा होगा? बैटरी से। ठीक, अब इधर देखना बोर्ड, मान लो ये कैपेसिटर है, अब इसको चार्ज करने के लिए मैंने क्या लगाई? बैटरी। ठीक, समझ में? ये डायग्राम किताब में बना दो, ठीक, किताबी डायग्राम है, ठीक है, रियलिटी इससे थोड़ी अलग, ठीक है, समझ में आई बात? ठीक, रियलिटी अलग क्यों है, सुनना है। मान लो ये 20 वोल्ट की बैटरी है और इसका कैपेसिटेंस इतना है, बिल्कुल लॉजिकली सोचना, क्या सोचना कि भाई ये तार वाला है तो इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही, अबे वायर का रेजिस्टेंस होगा। बैटरी से जुड़ी हुई बात आपने शायद पुरानी सुनी हो अभी क्लास 10 में, इंटरनल रेजिस्टेंस। अरे कई बार क्या होता है कि बैटरी का अपना भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। कई बार बैटरी पे जब आप वायर वगैरह जहाँ पे मेट लगाते हैं वहाँ पे कार्बन वगैरह पकड़ लेता है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो तमाम कारणों से इस तरह के सर्किट में रेजिस्टेंस आ सकता है। यानी कि रियलिटी में ये ना होकर के असलियत ये है, तो ऐसा ये हमारा कैपेसिटर है और इसको हमने किससे जोड़ा? बैटरी से जोड़ा, तो इस सर्किट में एक रेजिस्टेंस मौजूद है। अब ये समझ में आया? अरे आया नहीं आया? ठीक है, यानी कि चाहे तुम R बनाओ या ना बनाओ, सर्किट में R मौजूद है। समझ में आया? तो बुक में बनाते नहीं है, ठीक है, क्यों नहीं बनाते इसका भी कारण बता दूंगा। एक यानी लेकिन आपके दिमाग में चीज क्लियर होनी चाहिए कि असल सर्किट डायग्राम ये ना होकर के ये, ठीक, समझ में आया? इस तरह के सर्किट को बोला जाता है आरसी सर्किट। क्या बोला जाता है? आरसी। अब आर यानी रेजिस्टेंस, सी यानी कैपेसिटर। ठीक, मैं आपको आरसी सर्किट नहीं पढ़ाता, आरसी सर्किट इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक होगा और वो कोर एडवांस के पर्पस से होगा, ठीक है। मतलब मेंस में छोटी छोटी बातें पूछी जाती हैं, ठीक है, तो वो छोटी छोटी बातों पर डिस्कशन अभी कर लेंगे, लेकिन प्रॉपर आरसी सर्किट आखिरी में करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, आपने सुना होगा ना एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ठीक है, समझ में? तो उसका जो फंक्शन बनता है वो एक्सपोनेंशियल होता है, तो आखिरी करेंगे, ठीक, समझ में आई बात? तो ये समझ में आ रहा है ना, असल सर्किट डायग्राम ऐसे होता है। अरे हाँ के ना? क्लियर हो गया ना? अब सुनना है, ध्यान से सुनो। अच्छा, हम मानते हैं कि अगर मेरे पास मान लो एक सिंपल वायर है, सिंपल कंडक्टिंग वायर, ठीक, समझ में? तो हम मानते हैं कि सिंपल तारों में कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, यानी अब कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिलेगा? 0। अगर रेजिस्टेंस 0 हो तो पोटेंशियल डिफरेंस अपने आप क्या हो जाएगा? 0, ठीक। अरे ये बात समझ में आई? तो सुनना ध्यान से, असल खेल क्या था, ठीक, ध्यान से सुनना, यहाँ से सवाल बनते हैं प्रॉपर, ठीक। तो बिल्कुल स्टार्टिंग में क्या रहा होगा भाई? ऐसे तार रहा होगा। अरे वो चीज़ जो मैंने याद है चार्ज तोड़ तोड़ के रख के दिखाया गया है, वो असल सर्किट में कैसे होता है इस बारे में ही बात करने वाले हैं, ठीक, समझ में? तो मान लो एक बढ़िया बैटरी कैपेसिटर था, इसको मैंने एक बैटरी से जोड़ दिया, ठीक, समझ में आई बात? रेजिस्टेंस है R, कैपेसिटेंस है C और V वोल्ट की आपने क्या कर दी? बैटरी लगा
बिल्कुल स्टार्टिंग में t इज इक्वल्स टू 0, अरे t इज इक्वल्स टू 0 पर क्या होगा, सुनना ध्यान से भाई, इस जगह का पोटेंशियल कितना होता है 0, इस जगह का पोटेंशियल कितना होता है, ठीक समझ रहे हैं भाई। स्टार्टिंग में तो कोई चार्ज है ही नहीं, और बिल्कुल स्टार्टिंग में किसी किस्म का कोई भी चार्ज नहीं हो। क्या इसको लेके कोई डाउट है किसी को? बिल्कुल स्टार्टिंग में किसी भी किस्म का कोई भी चार्ज नहीं था, ठीक समझ में। अच्छा, वायर के थ्रू तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम। तो यहाँ का पोटेंशियल कितना 0, यहाँ का पोटेंशियल कितना 0। अच्छा, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है तो इस जगह का भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा 0, इस जगह का भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा 0। अरे अगर चार्ज होता Q तो यहाँ का पोटेंशियल कितना लिखते हैं, Q/C कितना लिखते हैं, चार्ज 0 है तो पोटेंशियल कितना 0। कितने लोग हैं जिनको ये बात समझ में आ रही है? कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो हाथ उठा ले। ठीक, कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया हो? बिल्कुल आ रहा है समझ में, थोड़ा थोड़ा एक है। हरा बैग लाया कर, सही है, दिमाग में हरियाली बनी रहती है किसको नहीं, किससे हरा बैग रहता है, ये हरा पीला काला कोई बैग ले, इसके दिमाग में सन्नाटा ही होता है, ठीक है। चलो इधर देखो, इधर देखो, अच्छा सुनना ध्यान से, सुनो, यहाँ का पोटेंशियल है भी, कंडक्टिंग वायर के थ्रू कोई पोटेंशियल का लॉस नहीं होगा, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, कितना होगा। तो क्लास 10th का पुराना ज्ञान याद करें और मुझे बताएं कि इस रेजिस्टेंस में करंट बहेगा कि नहीं बहेगा। अरे इसमें करंट बहेगा नहीं बहेगा, अरे अरे पोटेंशियल डिफरेंस है तो वायर में करंट बहता है, कितना बहेगा, कितना बहेगा, क्या इसमें कोई समस्या? तो t इज इक्वल टू 0 पर चार्ज कितना था 0, करंट कितनी थी V/R, कितनी थी, ठीक है समझ में, बिल्कुल स्टार्टिंग में ऐसा था, ठीक समझ में। फिर क्या होगा भाई, धीरे अब सिंपल क्या होता है, अब सोचो करंट है, करंट यानी कैसा, पॉजिटिव चार्ज। अब एक करंट यानी कैसा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आके रुक जाएगा, अब आगे बढ़ने की तो जगह है, अब आगे बढ़ने की तो जगह है, ठीक समझ में। तो सोचो ध्यान से क्या होगा, अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो तो क्या इंडक्शन की वजह से अपने आप यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ कैसा चार्ज आ जाएगा, समझ में। तो सोचो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मतलब यहाँ कैसा पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल, क्या कैसा पोटेंशियल, तो क्या करंट ऐसे आगे पहुँच जाएगी, वो सर्किट पूरा हो जाएगा, अरे हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना। तो इस तरीके से इसमें करंट दौड़ जाएगी, इस तरीके से इसमें क्या दौड़ जाएगी, करंट दौड़ जाएगी। फिर समय कुछ बीता, फिर क्या हुआ होगा, ध्यान से सुनना, बात नहीं करो, बात नहीं करो भाई, ये है बैटरी। इस समय टाइम बदल के कुछ t हो चुका है, टाइम बदल के कोई जनरल टाइम कितना हो चुका है t, समझ में, टाइम बदल के कितना हो चुका है t, ये है भी, ये है कितना r, यहाँ का पोटेंशियल 0 तो यहाँ का भी पोटेंशियल 0, भाई कंडक्टिंग वायर के थ्रू पोटेंशियल चेंज नहीं है। अच्छा भाई गारंटीड है कि यहाँ पर धीरे 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 चार्ज क्या होने लगेगा, इकट्ठा होने लगेगा, धीरे धीरे चार्ज क्या होने लगेगा, इकट्ठा। मान लो यहाँ पे चार्ज आ गया छोटा, तो यहाँ कितना चार्ज आ जाएगा माइनस, यहाँ कितना चार्ज आ जाएगा ठीक समझे। अच्छा, कंडक्टिंग वायर के थ्रू यहाँ का पोटेंशियल कितना V, तो यहाँ का कितना V, यहाँ का कितना, बिल्कुल इस जगह का पोटेंशियल Q/C। अब पोटेंशियल क्या होगा, Q/C। पढ़ लिख ले थोड़ा सही से सुना कर, दिमाग घर छोड़ के ना आएगा। पोटेंशियल कितना Q/C, पोटेंशियल कितना Q/C। अब बताओ वायर में कितना करंट होगा, हाँ गुड, करंट कितना होगा V -
Q बाई सी बाई वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, डिवाइडेड बाई कितना? मुझे बताओ, करंट बढ़ी की घटी? अरे करंट बढ़ी की घटी? अरे करंट बढ़ी की घटी? चार्ज बढ़ा की घटा? अबे करंट पहले थी V बाई आर, अब कितनी है? V माइनस समथिंग बाई आर, तो करंट घट गई ना? करंट क्या हो गई? घट गई। यानी कि जैसे जैसे कैपेसिटर में समय आगे बढ़ने पर चार्ज बढ़ा, लेकिन करंट क्या हो गई? घट गई। लेकिन करंट क्या हो गई? घट गई। अच्छा बात बताओ, ठीक, चार्ज यानी फ्लो हो रहा है, चार्ज कब तक फ्लो होता है? जब तक पोटेंशियल डिफरेंस सेम ना हो, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस सेम ना हो। अरे ये बात भी क्लियर है, चार्जेस तब तक बढ़ते रहेंगे, बहते रहेंगे, तो ये चीज़ लॉजिकली भी है भाई। बहुत सिंपल सी बात है कि भाई स्टार्टिंग में करंट बहुत ज़्यादा थी, चार्ज बहुत तेज बह रहे थे, समझ में आया? धीरे धीरे यहाँ पे चार्ज बढ़ने लगा, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ घटना शुरू हो गया, ठीक, यानी करंट धीरे धीरे क्या होगी? घटने लगी। एक टाइम ऐसा आएगा, ठीक है, समझ में आया, जब दोनों तरफ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम, और फिर करंट है ना भाई। यहाँ पे चार्ज बढ़ रहा है तो पोटेंशियल बढ़ेगा ना? अरे चार्ज बढ़ रहा है तो पोटेंशियल बढ़ेगा, ठीक। अभी पोटेंशियल यहाँ कितना है? Q बाई सी, धीरे धीरे Q बढ़ता जाएगा तो पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, समझ में? Q बाई सी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? V। Q बाई सी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? V। तो बहुत देर बाद, समझ में आई बात? कितनी देर बाद? बहुत देर बाद, अनंत समय के बाद। कितने समय के बाद? अनंत समय, इनफाइनाइट टाइम के बाद। याद रखें, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होने में इनफाइनाइट टाइम लगाता है। कितना टाइम लगाता है? प्रूफ करेंगे पूरा आरसी सर्किट में, ठीक, समझ में आई बात? अरे कितना टाइम लगाता है? इनफाइनाइट टाइम, ठीक, समझ में आई बात? तो बहुत देर के बाद, बहुत देर के बाद सर्किट कुछ ऐसा होता है। अच्छा ये दो बना लो, बना लिया, ये इनिशियल कंडीशन, वो इंटरमीडिएट, ठीक। डायग्राम थोड़ा छोटा बना दे रहा हूँ। बात ना करें, P वोल्ट, R वोल्ट, C वोल्ट, ठीक, सर में ये कौन सी कंडीशन है? T = 0, यहाँ भी चार्ज 0, यहाँ भी चार्ज 0, यहाँ का पोटेंशियल 0, यहाँ का कितना? V, तो करंट कितनी? I बाई R मैक्सिमम, कैसी करंट? मैक्सिमम, ठीक। फिर कुछ समय बीता, अब सर्किट कुछ ऐसा हो गया, बैटरी V वोल्ट, चार्ज Q माइनस Q, हाँ कि ना, ठीक। यहाँ का पोटेंशियल कितना? Q बाई सी, यहाँ का कितना? V, रेजिस्टेंस कितना? R, ठीक, समझ में? अब समय बदल के हो चुका है T, कितना हो चुका है? T, समझ में? चार्ज हो चुका है कितना? Q, तो करंट कितनी लिखोगे जल्दी? अरे V माइनस Q बाई सी डिवाइडेड बाई R, डिवाइडेड बाई R, समझ में आई बात? कोई दिक्कत? ठीक, समझ में? चलो ये है करंट, ठीक, समझ में? कोई दिक्कत किसी प्रकार की? हम ये समझ चुके हैं कि जब समय बढ़ेगा तो चार्ज बढ़ेगा और करंट घटेगा बहुत देर के बाद, ठीक, समझ में? ये रेजिस्टेंस, ठीक है, ये फाइनल कंडीशन बना रहा हूँ। ये कैपेसिटर, ये रेजिस्टेंस, ये कैपेसिटर, सुनना ध्यान से, बहुत देर के बाद क्या होगा? ये फुल्ली चार्ज हो चुका होगा। अब मान ले इसमें चार्ज आ चुका है कितना? बड़ा Q, और यहाँ कितना? छोटा Q, सॉरी माइनस Q, कितना? माइनस कैपिटल Q, हाँ क्या ना? अब ये फुल्ली चार्ज हो चुका है, मतलब यहाँ का पोटेंशियल Q बाई सी से बढ़ते 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 कितना हो गया? V, भाई यहाँ का भी पोटेंशियल कितना? V,
इस वक्त ये पूरी तरह से क्या है, चार्ज, यानी कि अनंत समय के बाद जो करंट है वो घट के कितनी हो गई, 0। करंट कितनी हो गई, 0। जो चार्ज है Q वो कितना हो चुका होगा, C। कितना हो चुका होगा, C। यानी कि अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो मैं बोलूंगा इस वाले प्लेट पे प्लस CV चार्ज है और इस वाले प्लेट पे माइनस CV चार्ज है। इसमें भी कोई समस्या नहीं। अरे इस वाले प्लेट पे प्लस CV चार्ज है और इस वाले प्लेट पे माइनस CV चार्ज है। ठीक, यानी कि चार्ज बढ़ते 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 कितना हो गया, CV। ठीक, इस कंडीशन को हम बोलते हैं स्टडी स्टेट। समझ में आया? ठीक, यानी कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो चुका है। अब सुन लो ध्यान से, सुनो कुछ भी छापने से पहले। कैपेसिटर पे दो तरह के एनालिसिस है। एक स्टडी स्टेट के पहले, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हुआ, और एक स्टडी स्टेट के बाद। जो किताब में डायग्राम बना होता है ना, वो स्टडी स्टेट के बाद का है। वो किसके बाद का है, स्टडी स्टेट के बाद का। मतलब हम जो पहले चर्चा करेंगे वो हम ये मान लेंगे कि तुमने कैपेसिटर लगाया, चार्ज हो गया। कैपेसिटर लगाया, क्या हो गया, चार्ज। समझ में आई बात? कैपेसिटर लगाया, क्या हो गया, चार्ज। खत्म। एक हमारी जो भी एनालिसिस है वो सब कैपेसिटर के क्या है, फुल्ली चार्ज होने के बाद की। यानी कैपेसिटर पे दो तरह की चर्चा है, एक स्टडी स्टेट के पहले और एक स्टडी स्टेट के बाद। हम क्या पढ़ रहे हैं पहले, स्टडी स्टेट के बाद। समझ में आई बात? अरे हम क्या पढ़ रहे हैं, स्टडी स्टेट के बाद। समझ में? अब सोचो स्टडी स्टेट के बाद क्या होगा, करंट तो 0 होगी। करंट क्या हो गई, 0। अब करंट 0 है तो तुम ये रेजिस्टेंस बनाओ ना बनाओ कोई मतलब, क्योंकि करंट तो बही नहीं रही ना, क्योंकि करंट तो बही नहीं रही। अब करंट क्योंकि बह नहीं रही है तो किताब में ये बता दूं, तो किताब में उन्होंने सीधा सीधा ये डायग्राम बना दिया। भाई करंट नहीं बह रही है, करंट नहीं बह रही है, इसका कैपेसिटर कितना है, C। यहाँ का कितना, C। तो यहाँ पे सीधा सीधा फुल्ली चार्ज के बाद प्लस CV, यहाँ कितना, माइनस CV। ठीक, समझ रहे बात? ठीक, वो असल खेल है और किताब में उन्होंने सिर्फ ये बना दिया। अरे ये समझ में आया, अरे ये समझ में आया, कोई दिक्कत किसी भी तरह की कोई, क्लियर हो गया? किताब में ऐसे क्यों बनाया, समझ में आया? अब किताब में असल चीज़ क्या है, ये। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये फुल्ली चार्ज हो चुका है तो तुम रेजिस्टेंस बनाओ ना बनाओ कोई मतलब नहीं। अच्छा, मैंने आपको क्यों बना के बताया, इसका कारण समझो। एक बात बताओ, क्या इस तरीके से करंट इसमें चली थी? अरे हाँ कि ना? बैटरी ने कितना चार्ज मूव कराया टोटल, C। अरे बैटरी ने कितना चार्ज मूव कराया, C। तो मुझे बताओ बैटरी ने कितना काम किया होगा, अरे कितना काम किया होगा, CV मल्टीप्लाइड बाई V, यानी कितना, CV स्क्वायर। अच्छा, यहाँ कितनी एनर्जी आई है, अरे यहाँ कितनी एनर्जी आई है, हाफ CV स्क्वायर। हाँ कि ना? अरे यहाँ कितनी एनर्जी आई है, तो क्या आधी बर्बाद हो गई? अरे आधी क्या हो गई, बर्बाद। कहाँ बर्बाद हुई होगी, किसी रेजिस्टेंस की वजह से। यानी कि तुम रेजिस्टेंस बनाओ ना बनाओ एनर्जी तो बर्बाद होती है। अब एक अच्छे बच्चे को डाउट आ जाता है, ठीक, क्या डाउट आता है, वो सोचता है कि सर बैटरी तो CV स्क्वायर एनर्जी दे रही है और कैपेसिटर कितना स्टोर कर रहा है, हाफ CV स्क्वायर, मतलब आधी एनर्जी क्या हो गई, बर्बाद। लेकिन यहाँ तो रेजिस्टेंस है ही नहीं, जबकि रियलिटी है वो किताब वालों की होती है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, और इस वजह से एनर्जी क्या हुई, बर्बाद। क्योंकि रेजिस्टेंस है इसीलिए मैं असलियत में ये R बना देता। वैसे आप ये भी बना के काम चला सकते हैं। क्या ये पूरी कहानी समझ में आ रही है? yes, अरे आया नहीं आया, कोई दिक्कत? ठीक, हाँ, अगर एक कैपेसिटर को आप एक अनचार्ज कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज कर रहे हैं, एक अनचार्ज कैपेसिटर को क्या कर रहे हैं, फुल्ली चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, समझ में? तो फिर क्या होगा, हाँ ठीक है, समझ में? ठीक, तो फिर क्या होगा, उतनी ही एनर्जी बर्बाद होगी। बस रेजिस्टेंस बढ़ाने पे क्या होगा कि भाई अगर R बढ़ा दोगे, अगर R बढ़ा दोगे तो करंट कम हो जाएगी। करंट क्या हो जाएगी, कम, तो कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होगा, है ना? समझ में आएगा? अगर R घटा दोगे तो कैपेसिटर सटाक से चार्ज हो जाएगा। समझ में? ठीक,
अरे समझ में आया नहीं आया? ठीक, कोई दिक्कत? ठीक, इसके अंदर किसी भी टाइम टी पे करंट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। आई एट एनी टाइम टी इज इक्वल्स टू होता है वी बाई आर ब्रैकेट में 1 माइनस ई टू द पावर टी बाई आर सी, ई यानी एक्सपोनेंशियल। कराऊंगा, निकाल के दिखाऊंगा। ठीक, समझ में आया? ठीक, तो आप ये देखेंगे इक्वेशन की भाई धीरे धीरे करंट घट रही है, धीरे धीरे क्या हो रही है, करंट घटती है। ठीक, समझ में आया? मैक्सिमम करंट कितनी होगी, वी बाई आर। समझ में? मैक्सिमम करंट कितनी होगी, वी बाई आर। ठीक, समझ में? अब तुम खुद ही सोचो, रेजिस्टेंस बढ़ा दोगे तो मैक्सिमम करंट कम हो जाएगी। ठीक, यानी कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज हो। रेजिस्टेंस बढ़ा दिया तो कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज, रेजिस्टेंस घटाया तो कैपेसिटर तेजी से चार्ज। ठीक, समझ में आया? लेकिन जो एनर्जी बर्बाद है या जो एनर्जी स्टोर्ड है, इस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। इसीलिए किताबों में बनाते हैं या नहीं बनाते हैं उनकी। ठीक है, समझ में? स्टेडी स्टेट की बाद की घटनाएं इस आर पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, समझ में आया? स्टेडी स्टेट की पहले की घटनाएं डिपेंड करती हैं। अबे कौन डिपेंड करता है? स्टेडी स्टेट की पहले की घटनाएं। कैसे डिपेंड करती हैं बताओ? अरे कैसे डिपेंड करती हैं? अबे स्टेडी स्टेट के पहले की घटनाएं कैसे डिपेंड करती हैं? अरे स्टेडी स्टेट के पहले अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट कम होती है, इसकी वजह से कैपेसिटर धीरे चार्ज होता है। समझ में आया? कोई दिक्कत? यानी चार्ज होने में ज़्यादा समय लगाता है। ठीक, समझ में? रेजिस्टेंस कम है तो कैसे चार्ज हो जाता है, झटके से। ठीक, समझ में आया? अरे आया नहीं आया? अच्छा, एक चीज़ और तुमसे कह दो, सुनना ध्यान से। सोचो, एक कैपेसिटर मान लिया पूरी तरह से चार्ज हुआ। एक कैपेसिटर मान लो क्या हो, पूरी तरह से चार्ज। जैसे मान लो क्या, सुनो, मैं यहाँ एक बल्ब लगा दूँ। क्या लगा दूँ? एक बल्ब। कॉमन सेंस से सोच के बताओ, बल्ब दोनों कंडीशन में जलेगा या एक कंडीशन में जलेगा, एक में नहीं जलेगा? एक में जलेगा क्योंकि करंट बह रही है, और एक में नहीं जलेगा क्योंकि कैपेसिटर चार्ज हो चुका है। ठीक, तो अगर मैं आपसे बोल दूं कि एक फुल्ली चार्ज कैपेसिटर, कैसा चार्ज कैपेसिटर? डीसी सर्किट। अरे बैटरी डीसी सर्किट होती है ना। एक फुल्ली चार्ज कैपेसिटर कौन से सर्किट में? डीसी सर्किट में क्या करता है, सर्किट को ऑफ कर देता है। तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना। एक फुल्ली चार्ज कैपेसिटर क्या करता है, सर्किट को ऑफ कर देता है। कौन से सर्किट में? डीसी सर्किट। एसी में? एसी में नहीं। कौन से सर्किट में? डीसी सर्किट। सब नाटक समझ में आया? हर छोटी बात नोट कर ले। हम पहले किस पे चर्चा करेंगे? स्टेडी स्टेट के बाद। इसके पहले क्या नाटक हुआ था, अभी इससे कोई लेना देना नहीं। ठीक, हम मान लेंगे कि हमने कैपेसिटर में बैटरी लगाई और कैपेसिटर सड़ाक से क्या हो गया, चार्ज। समझ में? इसको पॉज करते हैं।